Today we will discuss third chapter of social science, landforms and life. तो चलिए इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक वर्चुअल सफर पर निकलते हैं। हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे झारखंड के छोटा नागपुर से, फिर आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा उत्तराखंड का अल्मोड़ा। इस सफर में आप नोटिस करना कि कैसे हमारे आसपास की जमीन यानी लैंड बिल्कुल बदल जाती है। तो ये जो जमीन में बदलाव आते हैं इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, लैंडफॉर्म। एक लैंडफॉर्म क्या है? बेसिकली ये हमारी अर्थ की सरफेस का कोई भी नेचुरल फीचर है और ये अचानक से नहीं बनते, इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। यही फीचर्स डिसाइड करते हैं कि किसी जगह का एनवायरनमेंट कैसा होगा। जनरली हम लैंडफॉर्म्स को 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं और अपनी इस जर्नी में हम इन तीनों से मिलेंगे, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स। हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग खासियत है जो वहां रहने वाले लोगों की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो रेडी हैं? चलिए हमारी जर्नी शुरू करते हैं। ओके, तो हमारी जर्नी का पहला स्टॉप है छोटा नागपुर रीजन। ये जगह प्लेटोज का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। आइए जरा आगे बढ़ के देखते हैं कि एक प्लेटो आखिर होता क्या है। एक प्लेटो जमीन का एक ऊंचा हिस्सा होता है, हाईलैंड, लेकिन इसका टॉप यानी ऊपरी हिस्सा बिल्कुल फ्लैट होता है, एक टेबल की तरह, और इसके किनारे यानी साइड्स काफी स्टीप मतलब एकदम सीधी ढलान वाले होते हैं। इसके इसी यूनिक शेप की वजह से इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? और यहाँ आपके लिए एक फन फैक्ट भी है। एशिया का टिबेटन प्लेटो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेटो है। पता है, ये इतना विशाल है कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहते हैं। जस्ट इमेजिन। चलिए छोटा नागपुर के टेबल जैसे प्लेटोज से आगे बढ़ते हैं। हमारी जर्नी अब हमें ले आई है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, और आप देखिए यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। हम अब एंटर कर चुके हैं विशाल मैदानों में, जिसे हम इंग्लिश में प्लेन्स कहते हैं। तो प्लेन्स क्या होते हैं? ये जमीन के बहुत बड़े और फ्लैट इलाके होते हैं जिनकी ऊंचाई यानी एलिवेशन बहुत कम होती है। इनकी मिट्टी बहुत ही फर्टाइल यानी उपजाऊ होती है, इसीलिए तो ये फार्मिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं। और जहाँ खेती बाड़ी अच्छी होगी वहाँ रहना भी आसान होगा, इसीलिए दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर इन्हीं प्लेन्स पर बसे हुए हैं। जो सोचिए इस बात को, पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी ओवर 50% इन्हीं प्लेन्स में रहती है। ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि प्लेन्स ह्यूमन लाइफ के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लाइफ की जरूरतें पूरी करना दूसरे लैंडफॉर्म्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा आसान है। अब टाइम है हमारे सफर के आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्से का। हम प्रयागराज के सपाट मैदानों को पीछे छोड़ रहे हैं और हमारा रास्ता अब ऊपर ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा, उत्तराखंड। वेलकम टू द मैजेस्टिक माउंटेन्स। तो एक माउंटेन को क्या चीज माउंटेन बनाती है? सिंपल है। नंबर 1, ये बहुत ही ऊंची जमीन होती है। नंबर 2, इसके साइड्स बहुत स्टीप और स्लोपिंग होते हैं। और नंबर 3, इसके ऊपर एक पीक यानी कि चोटी होती है जो शार्प या राउंडेड हो सकती है। ये माउंटेन्स ना सिर्फ दिखने में शानदार होते हैं बल्कि ये रिवर्स का सोर्स भी होते हैं। और इससे जुड़ी एक और अमेजिंग बात, डिड यू नो द हिमालयाज, जिन्हें हम सब जानते हैं, वो यंग माउंटेन्स माने जाते हैं। और पता है, ये अभी भी ग्रो कर रहे हैं, हर साल कुछ मिलीमीटर्स और ऊंचे हो जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अर्थ हमेशा बदलती रहती है। तो हमारी जर्नी यहाँ पूरी हुई। हमने प्लेटोज देखे, प्लेन्स में घूमे और माउंटेन्स की ऊंचाइयों को महसूस किया। लेकिन इन सबको अलग अलग देखने के बाद अब आइए द बिग पिक्चर देखते हैं। ये सारे लैंडफॉर्म्स मिलकर हमारी दुनिया को आखिर कैसे शेप करते हैं। ये टेबल इन तीनों लैंडफॉर्म्स का एक बहुत ही क्लियर कंपैरिजन है। देखिए, एलिवेशन में माउंटेन सबसे ऊंचे, प्लेटोज बीच में और प्लेन्स सबसे नीचे। शेप में भी तीनों एकदम अलग हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम देखिए, गुड फॉर फार्मिंग। यहाँ प्लेन्स एक्सीलेंट हैं। इस एक चीज से ही पता चल जाता है कि प्लेन्स ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे बेस्ट क्यों। और ये डोनट चार्ट ये उसी बात को एक पिक्चर में दिखा रहा है। देखिए, पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा स्लाइस, प्लेन्स में रहता है, प्लेटोज में मीडियम और माउंटेन्स में सबसे कम। ये बिल्कुल लॉजिकल है, जहां जीना आसान होगा वहां लोग ज्यादा रहेंगे। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया पर, द चेन ऑफ लाइफ। देखिए, सब कुछ शुरू होता है लैंडफॉर्म से,
जैसी जमीन होती है वैसा ही वहाँ का क्लाइमेट होता है, जैसा क्लाइमेट होता है वहाँ वैसे ही पेड़ पौधे और जानवर यानी फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। और ये तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि वहाँ ह्यूमन लाइफ कैसी होगी। ये एक ऐसी चेन है जिसमें हर चीज दूसरी से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि एक माउंटेन यानी पहाड़ होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो अपने आसपास की जमीन से काफी ऊंचा होता है। इसकी 3 खास बातें हैं। एक चौड़ा बेस, बिल्कुल ऐसी तीखी स्टीप स्लोप्स और ऊपर एक पतली सी चोट। तो एक सवाल आता है, माउंटेन और हिल में आखिर फर्क क्या है? चलिए इस स्लाइड से बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा, माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी स्लोप्स काफी स्टीप होती हैं और चोटी बिल्कुल पतली सी। वहीं दूसरी तरफ हिल्स यानी पहाड़ियां, उनकी हाइट कम होती है, स्लोप्स भी आराम वाली होती हैं और उनका टॉप वो गोल होता है। और इसी बात से हम आते हैं अपने पहले और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, स्नो ऑन द पीक्स। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऊपर से सफेद क्यों दिखते हैं। तो एक सिंपल सा सवाल, ये जो सफेद चादर सी दिखती है पहाड़ों पर जिसे हम स्नो कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्नो और कुछ नहीं, बस पानी का ही एक सॉलिड रूप है। जब ठंड इतनी बढ़ जाती है कि पानी जम जाए, तब वो आसमान से एक नरम सफेद चादर की तरह नीचे गिरती है। बस उसे ही हम स्नो कहते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो स्नो हर जगह नहीं दिखती। ये आमतौर पर सिर्फ हिमालयाज के जो बहुत ऊंचे इलाके हैं वहीं देखने को मिलती है, जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, स्नो, रेन और ओले यानी हेल, ये सब एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। साइंटिस्ट इन सबको एक नाम देते हैं, प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब है पानी जब एटमॉस्फेयर से जमीन पर किसी भी फॉर्म में गिरता है तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कुछ पहाड़ हमेशा सफेद क्यों रहते हैं। सोचो, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ठंड इतनी होती है कि वहां गिरी हुई बर्फ कभी पिघल ही नहीं पाती, और इसीलिए वो पहाड़ हमेशा स्नो कैप्ड रहते हैं, यानी बर्फ से ढके रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहाड़ अक्सर अकेले नहीं होते। हमारा अगला सेक्शन है अ टूर ऑफ रेंजेस, जहां हम देखेंगे कि ये लंबी लंबी चेन्स में कैसे होते हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा कि पहाड़ एक ग्रुप में होते हैं, है ना? इन्हीं बड़े बड़े ग्रुप्स को हम कहते हैं माउंटेन रेंज। बेसिकली ये पहाड़ों की एक चेन होती है जो हजारों, जी हाँ हजारों किलोमीटर्स तक लंबी हो सकती है। तो चलिए निकलते हैं एक छोटी सी वर्ल्ड टूर पर और मिलते हैं कुछ फेमस माउंटेन रेंजेस से। सबसे पहले अपने ही कॉन्टिनेंट एशिया में है द माइटी हिमालयाज, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। एशिया से सीधा चलते हैं साउथ अमेरिका, यहाँ है एंडीज रेंज। पता है इसकी खास बात क्या है? ये दुनिया की सबसे लंबे कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। सोचो कितनी लंबी होगी। और अब हमारा अगला स्टॉप है यूरोप। यहाँ हमें मिलते हैं खूबसूरत एल्प्स। ये इतने विशाल हैं कि 8 अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। पहाड़ों में भी ऐसा ही है। कुछ पहाड़ बिल्कुल अकेले खड़े होते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। ये किसी भी रेंज का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल अकेला। तो यहाँ इस टेबल में सब कुछ एक साथ समराइज किया गया है। देखिए, एशिया में हिमालय से माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, फिर साउथ अमेरिका में एंडीज से माउंट एकांकगुआ, यूरोप के एल्प्स से माउंट ब्लॉन्क, और हाँ, इसमें साउथ इंडिया से अन्नामुडी का नाम भी है। कितना इंटरेस्टिंग है ना? अब एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों की भी एज होती है, बिल्कुल हमारी तरह? बस फर्क ये है कि उनका टाइम स्केल लाखों करोड़ों साल का होता है। तो हमारा अगला सेक्शन है यंग वर्सेस ओल्ड माउंटेन्स। और सबसे कमाल की बात यह है कि आप पहाड़ की शेप देखकर उसकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, जो यंग माउंटेन्स होते हैं जैसे कि हिमालयाज, वो ऊंचे होते हैं और उनकी चोटियां बिल्कुल शार्प, नुकीली होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ओल्ड माउंटेन्स हैं जैसे अरावली रेंज, वो थोड़े छोटे और गोल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सालों से हवा और पानी ने उन्हें घिस दिया है, जिसे इरोजन कहते हैं। और अब एक ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा, पता है, हिमालयाज जैसे यंग माउंटेन्स आज भी हर साल थोड़े और ऊंचे हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा एक प्रोसेस अपलिफ्टमेंट की वजह से हो रहा है।
इसका मतलब जमीन के नीचे की प्लेट्स अभी भी मूव कर रही हैं। अमेजिंग, राइट? तो हमारा अगला टॉपिक है हिमालय की इकोलॉजी। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं इन विशाल पहाड़ों के घने हरे भरे जंगलों से। आई मीन जस्ट लुक एट देम। ये वो फॉरेस्ट्स हैं जो हिमालय की शान है, और सोचिए इनके अंदर कितने राज छिपे होंगे। सो इन पहाड़ों पर जो जंगल उगते हैं उनका एक स्पेशल नाम है माउंटेन फॉरेस्ट। काफी सिंपल है, राइट? ये नाम माउंटेन शब्द से ही बना है। तो सीधा सा मतलब है एक ऐसा फॉरेस्ट जो खास तौर पर माउंटेनस रीजन्स यानी पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ऑफ कोर्स ये आम जंगलों से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम और जमीन बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, तो इन माउंटेन फॉरेस्ट्स में आपको कौन से पेड़ मिलेंगे? वेल, यहाँ कॉनिफर ट्रीज बहुत कॉमन है। नाम सुने होंगे आपने, पाइन्स, फर्स, स्प्रूस और देवदार। वो लंबे कोन शेप्ड पेड़। कभी सोचा है उनका शेप ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये शेप इन्हें भारी बर्फबारी से बचने में हेल्प करता है, ताकि बर्फ उन पर टिके नहीं, फिसल जाए। और इनकी पत्तियां वो भी पतली और नुकीली होती हैं। इसका भी एक रीजन है, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर की तरफ जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पर, ये बड़े बड़े पेड़ धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। ऐसा क्यों? वेल, ऊपर कंडीशंस काफी टफ हो जाती हैं। ऑक्सीजन कम, हवाएं तेज और मिट्टी भी बस एक पतली सी लेयर रह जाती है। तो इतने कठिन एनवायरनमेंट में इन विशाल पेड़ों का सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर पेड़ नहीं है तो फिर वहां क्या है? यहाँ हमें दिखता है मॉस। ये एक छोटा सा हरा प्लांट है जिसमें ना फूल होते हैं ना ही असली जड़ें। आपने देखा होगा ये जमीन या पत्थरों पर एक मुलायम बिल्कुल कुशन जैसा कवर बना लेता है। और ये सिर्फ सुंदर नहीं दिखता, इसका काम भी इम्पोर्टेंट है। ये जमीन को इरोजन से बचाता है और अपने अंदर पानी भी स्टोर कर लेता है, जो इतनी ऊंचाई पर बहुत ही कीमती चीज है। मॉस के साथ साथ एक और अनोखी चीज मिलती है, इसे कहते हैं लाइकेन। और इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये असल में एक नहीं बल्कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक फंगस और एक एल्जी, जो एक साथ रहते हैं। माइंड ब्लोइंग, राइट? ये प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म आमतौर पर पत्थरों, दीवारों या पेड़ों से चिपका रहता है, और उनका ये जो यूनिक पार्टनरशिप है ना, यही इन्हें हाई एल्टीट्यूड्स के इतने टफ कंडीशंस में भी सर्वाइव करने की ताकत देता है। ओके, तो हमने प्लांट्स की तो बात कर ली, लेकिन ये जंगल, घास के मैदान और ये चट्टानें, ये सिर्फ प्लांट्स का घर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही वाइब्रेंट वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं उन अनोखे जानवरों से जो इन ऊंचे पहाड़ों को अपना घर कहते हैं। Let's go discover the diverse fauna of the Himalayas. तो एक मिनट के लिए सोचिए, इन घने जंगलों में, बहती नदियों के पास, इन ग्रासलैंड्स और अंधेरी गुफाओं में आखिर रहता कौन होगा? Who really lives in these mountains? Well, यहाँ की एनिमल लाइफ, I mean the fauna, सच में बहुत डाइवर्स और अनोखी है। सोचो, आसमान में गोल्डन ईगल जैसे शिकारी पंछी राज करते हैं, और जमीन पर वहां है एल्यूसिव स्नो लेपर्ड जैसे शक्तिशाली प्रेडेटर्स और उनका शिकार जैसे कि आइबेक्स और हिमालयन तहार। इतना ही नहीं, यहाँ आपको बड़े बड़े याक और ब्लैक बेयर भी मिलेंगे। ये सब मिलकर एक कंप्लीट और रिच फूड वेब बनाते हैं जहाँ हर एक जीव का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट्स और एनिमल्स के बाद अब बात करते हैं हिमालय के लाइफलाइन की। जी हाँ, यहाँ से निकलने वाली एक महान नदी। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और गंगा नदी को उसके सोर्स से फॉलो करते हैं। कोई अंदाजा है कि गंगा नदी कितनी लंबी हो सकती है? कोई गैस? इसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर्स। दैट इज ह्यूज। और ये ऑफ कोर्स भारत की सबसे इम्पोर्टेंट नदियों में से एक है। पर एक सवाल है, गंगा इतनी विशाल बनती कैसे है? देखिए, गंगा अकेली नहीं बहती। अपने इतने लंबे सफर में बहुत सी छोटी बड़ी नदियां इससे आकर जुड़ जाती हैं, और जैसे जैसे ये नदियां मिलती हैं, गंगा का आकार और उसकी शक्ति दोनों बढ़ते जाते हैं। और ये जो सहायक नदियां हैं ना, इनके लिए एक स्पेशल इंग्लिश टर्म है, ट्रिब्यूटरीज। सिंपली पुट, ट्रिब्यूटरीज बस वो दूसरी नदियां हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं, उसे और भी विशाल बनाते हुए। सिंपल। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज एक ही जगह से नहीं आती। कुछ नदियां जैसे कि यमुना और घाघरा तो हिमालय से ही निकलती हैं, बिल्कुल गंगा की तरह। लेकिन कुछ दूसरी जैसे सोन या सोने नदी, वो साउथ में विंध्या रेंज से आकर इसमें मिलती हैं।
सोचो, इससे पता चलता है कि गंगा का रिवर सिस्टम कितना कितना बड़ा और दूर तक फैला हुआ है। तो आखिर पहाड़ों पर जीना, काम करना और वहाँ कुछ बड़ा हासिल करना कैसा होता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहाड़ों में जिंदगी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ के एनवायरनमेंट यानी वहाँ की जमीन को समझना होगा, क्योंकि वही जमीन वहाँ के लोगों की जिंदगी को एक आकार देती है। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द है, टेरेन। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है किसी भी जमीन की बनावट यानी उसके फिजिकल फीचर्स। इससे पता चलता है कि जमीन समतल है, उबड़ खाबड़ है या पथरीली है। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, पहाड़ों का टेरेन कोई आसान नहीं होता। ये आमतौर पर रगड़ और रफ होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ और पार करने में मुश्किल। और जाहिर है यहाँ सीधी चढ़ाई यानी स्टीप स्लोप्स होते हैं। ऐसी जमीन पर घर बनाना या रोजी रोटी कमाना अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में आपको वैलीज यानी घाटियां मिलेंगी। ये नीचे के समतल इलाके होते हैं जहां अक्सर कोई नदी बहती है जो वहां की मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। इसीलिए ये वैलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन कुछ जगहों में से हैं जहां आसानी से खेती की जा सकती है। तो इससे एक बड़ा सवाल उठता है, इतने मुश्किल माहौल में लोग सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते बल्कि आगे कैसे बढ़ते हैं? चलिए देखते हैं कि वो कैसे अडेप्ट करते हैं और अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं। क्योंकि सीधी ढलान पर खेती करना लगभग नामुमकिन है, लोगों ने एक कमाल का सलूशन निकाला, टेरेस फार्मिंग। ये एक तरह की इंजीनियरिंग है जिसमें वो पहाड़ों की ढलान पर सीढ़ियों जैसे प्लेटफॉर्म काटकर खेती के लिए छोटे छोटे समतल खेत बना लेते हैं। ये इंसानी समझदारी का एक बेहतरीन नमूना है। कई पहाड़ी इलाकों में खेती से ज्यादा लोग पशुपालन यानी हर्डिंग करते हैं, और इसका कारण भी साफ है। बकरी और भेड़ जैसे जानवर नेचुरली ही ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के लिए बने हैं जहां फसलें नहीं उग सकती। खेती और पशुपालन के अलावा पहाड़ी इकोनॉमी में एक और बहुत बड़ी चीज है जो कई कम्युनिटीज के लिए बहुत जरूरी है, और वो है टूरिज्म। तो आखिर लोग पहाड़ों की तरफ इतना क्यों आते हैं? कुछ लोगों के लिए ये वहां की साफ हवा और खूबसूरत नज़ारे हैं, कुछ दूसरों के लिए ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का थ्रिल है, और बहुत से लोगों के लिए ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा। और जब एडवेंचर की बात आती है तो ऑप्शंस तो कमाल के हैं। यहाँ आपको बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग, खूबसूरत रास्तों पर हाइकिंग से लेकर माउंटेनियरिंग जैसा मुश्किल चैलेंज और पैराग्लाइडिंग में आसमान में उड़ने की आजादी, सब कुछ मिलता है। अब हम अपनी कहानी के एक बहुत ही इंस्पायरिंग हिस्से पर आते हैं। चलिए रोजमर्रा की जिंदगी से आगे बढ़कर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की बात करते हैं। हम दो ऐसी कमाल की भारतीय महिलाओं की कहानियां जानेंगे जिन्होंने सिर्फ पहाड़ों में जीना ही नहीं सीखा बल्कि उन्हें फतह किया। सबसे पहले बछेंद्री पाल। साल 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला थीं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये टाइमलाइन उनकी कुछ खास उपलब्धियों को दिखाती है। देखिए, 1984 में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की और उसी साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और फिर कई सालों बाद 2019 में स्पोर्ट्स में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्म भूषण दिया गया। हमारी दूसरी कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, और वो सच में हिम्मत और हौसले की एक जीती जागती मिसाल हैं। 22 साल की उम्र में एक हादसे में अपना एक पैर खोने के बाद उन्होंने न सिर्फ दोबारा चलना सीखा बल्कि अपनी नजरें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर टिका लीं। और यहाँ हमारी दोनों कहानियों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और मजबूत कनेक्शन है। उनके एक्सीडेंट के बाद अरुणिमा को ट्रेन और एनकरेज करने वाली कोई और नहीं बल्कि बछेंद्री पाल खुद थीं। उन्हीं के ट्रेनिंग और गाइडेंस से अरुणिमा ने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर सफलता से चढ़ाई। चलिए इस अद्भुत सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसकी शुरुआत उस हादसे से हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वहां से उन्हें एक वर्ल्ड क्लास मेंटर मिला और उन्होंने अपनी कठिन ट्रेनिंग शुरू की। फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, लेकिन वो वहीं नहीं रुके और आगे बढ़कर हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई। ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7। ये 7 समिट्स हैं, दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स की सबसे ऊंची चोटियां। अरुणिमा सिन्हा उन सभी की चोटी पर खड़ी हो चुकी हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इंसानी हिम्मत का एक विश्वास ना करने लायक प्रतीक है। अपनी इस कमाल की उपलब्धि के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि क्या कुछ मुमकिन है, अरुणिमा सिन्हा को 2015 में भारत सरकार द्वारा
पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो हम इन शक्तिशाली महिलाओं से और इस स्पिरिट ऑफ द पीक से क्या सीख सकते हैं? उनकी ये अद्भुत कहानियां हम सबके लिए क्या सीख रखती हैं? अगर हम उन दोनों को देखें तो बचेंद्री पाल में एक पायनियरिंग स्पिरिट है, पहला कदम उठाने, एक नई राह बनाने का जज्बा। वहीं दूसरी तरफ अरुणिमा सिन्हा एक अनब्रेकेबल विल यानी न टूटने वाले हौसले को दर्शाती हैं। और वो क्वालिटीज जो उन दोनों में कॉमन है वो है हिम्मत यानी करेज और दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन। तो चलिए, हमारा अगला टॉपिक है माउंटेनस एंड हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स। इस एक्सप्लेनर में हम 4 ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स को समझेंगे जो अक्सर पहाड़ों में ना एक के बाद एक आती हैं और एक बहुत ही डेडली चेन बना देती हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं फ्लैश फ्लड से। आइए देखते हैं कि आखिर ये होती क्या है और इनके आने की वजह क्या है। तो आखिर ये फ्लैश फ्लड है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये है अचानक आने वाली बाढ़। मतलब इतनी तेजी से आती है ना कि लोगों को तैयारी करने का या वहां से निकलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है कि इसके लिए वेरी लिटिल वार्निंग टाइम मिलता है। अच्छा, तो फ्लैश फ्लड्स आती क्यों है? देखिए, सबसे कॉमन रीजन तो है बहुत बहुत तेज बारिश का होना। खासकर जब पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने जैसी घटना होती है तो अचानक से इतना सारा पानी आ जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी किसी डैम के टूट जाने से या अचानक से सारी बर्फ पिघलने से भी ऐसी बाढ़ आ सकती है। और इसका असर आप इमेजिन कीजिए कितना भयानक हो सकता है। इससे ना सिर्फ लोगों की जान चली जाती है बल्कि घर, बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और पुल सब कुछ तबाह हो जाता है। फसल बर्बाद हो जाती है और बड़ी बड़ी गाड़ियां तक पानी में खिलौनों की तरह बह जाती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैंडस्लाइड्स की। और हाँ, ये फ्लैश फ्लड्स से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड्स अक्सर उन्हीं तेज बारिशों का नतीजा होती हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। लैंडस्लाइड, जिसको हम हिंदी में भूस्खलन भी कहते हैं, आखिर होता क्या है? सोच के देखिए। इसका सीधा सा मतलब है जब पहाड़ या जमीन का कोई बड़ा सा हिस्सा जैसे कि मिट्टी, पत्थर या मलबा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ सरक जाता है। आसान भाषा में कहें तो पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। तो सवाल ये है कि लैंडस्लाइड होता क्यों है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, लगातार या बहुत तेज बारिश से मिट्टी ढीली पड़ जाती है, भूकंप आने से जमीन हिल जाती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसानों द्वारा किया गया कारण है डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई। पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी कमजोर हो जाएगी। और हाँ, पहाड़ों पर सड़क या बिल्डिंग बनाने से भी इसका खतरा काफी बढ़ जाता है। और इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो सच में बहुत गंभीर होते हैं। लैंडस्लाइड से जरूरी सड़कें और रेलवे लाइंस ब्लॉक हो जाती हैं। कभी कभी तो इतना बुरा हाल होता है कि पूरे के पूरे गांव मलबे के नीचे दफन हो जाते हैं। इससे लोगों की मौत होती है और डैम्स और पावर लाइंस जैसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो जाता है। अब हम ऐसे आपदा की बात करेंगे जो खास तौर पर बर्फीले पहाड़ों में आती है, एवलांचेस। इसे व्हाइट डेथ यानी सफेद मौत भी कहते हैं और ये लैंडस्लाइड से काफी अलग है। एवलांच या हिमस्खलन का मतलब है जब बर्फ, आइस और पत्थरों का एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से पहाड़ से नीचे बहता है। इमेजिन कीजिए एक बर्फ की नदी जो बहुत ही हाई स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये एवलांचेस आती क्यों हैं? इसके पीछे की साइंस क्या है? जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो उसका वजन बढ़ जाता है। अचानक टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ की जो लेयर्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। कभी कभी भूकंप या तेज आवाज जैसी वाइब्रेशन से भी ये शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब बर्फ की अलग अलग लेयर्स के बीच की जो पकड़ है, जो बॉन्डिंग है, वो कमजोर पड़ जाती है। और इसका इम्पैक्ट ये अपने रास्ते में आने वाले लोगों, क्लाइंबर्स और खासकर ऊंचाई पर तैनात हमारे सोल्जर्स को दफन कर देता है। इससे ऊंचाई पर बनी आर्मी पोस्ट्स और बस्तियां तबाह हो जाती हैं और पहाड़ी सड़कें बहुत लंबे समय के लिए बंद हो जाती हैं। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो इनमें से कई डिजास्टर्स की जड़ है, एक पावरफुल ट्रिगर, क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना। तो ये क्लाउड बर्स्ट है क्या? ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जिसमें एक छोटे से एरिया में बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होती है। ये बारिश 100 मिलीमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 100 mm पर आवर। इसका मतलब क्या है? इमेजिन करिए जैसे किसी ने एक ही जगह पर आसमान से एक बहुत बड़ी पानी की टंकी उड़ेल दी हो। इतना सारा पानी जब एक साथ गिरता है तो जमीन उसे अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तो ये बनते कैसे हैं?
इसके पीछे एक सिंपल सा प्रोसेस है, खासकर पहाड़ों में। जब गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर उठती है तो पहाड़ उन बादलों को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। इस तरह फंसे हुए बादल अपनी सारी नमी यानी सारा पानी एक ही जगह पर एक साथ गिरा देते हैं। ये घटना हिमालयन रीजन में काफी कॉमन है। और अब हम आ गए हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, द डेडली कनेक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी आपदाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं। ये एक चेन रिएक्शन है। इस चेन की पहली कड़ी है क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड का कनेक्शन। जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो इतना ज्यादा पानी गिरता है कि जमीन उसे बिल्कुल नहीं सोख पाती, और ये सारा पानी तेजी से नीचे बहता है और सीधे फ्लैश फ्लड में बदल जाता है। फिर आगे क्या होता है? फ्लैश फ्लड का तेज बहता हुआ पानी अपने साथ पहाड़ों की मिट्टी को काट कर ले जाता है। इससे पहाड़ की ढलानें कमजोर हो जाती हैं और बस लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाता है। देखिए कैसे एक आफत दूसरी को शुरू करती है। एक और ऐसी ही डेडली चेन बर्फीले इलाकों में देखी जाती है। वहां जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है यानी हैवी स्नोफॉल होता है तो बर्फ की लेयर्स अनस्टेबल हो जाती हैं, जिससे सीधे एवलांच आ जाता है। इन सभी कनेक्शंस को सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट मत समझिए। इसका एक रियल लाइफ बहुत ही दुखदायी उदाहरण है 2013 में उत्तराखंड में हुई केदारनाथ त्रासदी। ये इस डेडली चेन का एक भयानक जीता जागता उदाहरण है। वहां एक क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसने विनाशकारी फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स को जन्म दिया। ये घटना हमें बताती है कि ये चीजें सिर्फ किताबों में नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में कितनी तबाही ला सकती हैं। इस स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे फेमस पहाड़ से बेहतर जगह भला क्या हो सकती है? जी हाँ, माउंट एवरेस्ट, जिसे हम सिर्फ उसकी हाइट के लिए नहीं जानते बल्कि एक देवी के रूप में भी पूजते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8,849 मीटर्स। ये माउंट एवरेस्ट की वो स्टैगरिंग हाइट है जो इसे हमारे प्लैनेट का सबसे ऊंचा पॉइंट बनाती है। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जो आप कह सकते हैं सचमुच आसमान को छूती है, हमारी नॉर्मल दुनिया से बहुत बहुत ऊपर। और पता है, ये पहाड़ इतना ज्यादा सीक्रेट है कि जो लोग इसके आसपास रहते हैं उन्होंने इसको अपने पवित्र नाम दिए हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक जियोग्राफिकल लैंडमार्क नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे तिब्बत के लोग इसे कहते हैं चोमोलुंगमा। इसका मतलब क्या है? मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए, उनके लिए ये सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, बल्कि एक जिंदा डिवाइन शक्ति है, एक प्रोटेक्टर जो उनकी रक्षा करती हैं। और बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ नेपाल में लोग इसे सागर माथा कहकर पुकारते हैं, यानी गॉडेस ऑफ द स्काई। उनका मानना है कि ये चोटी सीधे स्वर्ग को छूती है और आसमानी ताकत का सिंबल है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एवरेस्ट का एक डिवाइन स्टेटस है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इतने बड़े हिमालय में ये अकेला ही ऐसा पवित्र पहाड़ है, या फिर ऐसी और भी पीक्स हैं जिन्हें इतनी श्रद्धा से देखा जाता है? इस सवाल का जवाब वो हमें तिब्बत के एक और पहाड़ की तरफ ले जाता है, एक ऐसी जगह जिसकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल यूनिक है, माउंट कैलाश। माउंट कैलाश को इतना स्पेशल क्या बनाता है? देखिए, ये एक तो नहीं बल्कि चार अलग अलग रिलीजन्स के लिए पवित्र है। ये कितनी बड़ी बात है, राइट? कि एक ही जगह इतने सारे अलग अलग बिलीव्स का स्पिरिचुअल सेंटर हो। कौन से हैं ये 4 धर्म? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और एक चौथा है बौन, जो तिब्बत का एक बहुत पुराना एंशिएंट रिलीजन है। इन सभी धर्मों के करोड़ों लोगों के लिए कैलाश, ये दुनिया का फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही सेंटर है। ओके, तो अब तक हमने एवरेस्ट और कैलाश की बात की, पर क्या ये पहाड़ों को पूजने का कॉन्सेप्ट सिर्फ हिमालय तक ही लिमिटेड है? चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक बड़ा पिक्चर देखते हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जो पहाड़ों के लिए रिस्पेक्ट है ना, ये सच में एक ग्लोबल फिनोमिनन है। पूरी दुनिया में तिब्बत और नेपाल से बहुत दूर ऐसी कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं जो माउंटेन्स को सेक्रेड मानती हैं। मतलब आपको ये बिलीफ इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी मिलेगा और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी। तो ये साफ है, ये सिर्फ हिमालयन ट्रेडिशन नहीं है, ये एक तरह की शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज है। एक्चुअली इस बात को एक कोट बहुत अच्छे से समराइज करता है। ध्यान से सुनिए, दुनिया भर में कई पारंपरिक समुदाय पहाड़ों को पवित्र स्थान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सिंपल लेकिन कितना पावरफुल है ना। इससे यही पता चलता है कि हम इंसानों ने हमेशा से ऊंची जगहों में डिविनिटी को सर्च किया है, उसे महसूस किया है। हमारा अगला टॉपिक है प्लेटोज। अच्छा, एक चीज इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर आपके पैरों के नीचे की जमीन अचानक से एक फ्लैट टेबल की तरह बन जाए और ये टेबल आसपास की जमीन से हजारों मीटर ऊंची हो।
साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? वेल बस यही तो कॉन्सेप्ट है एक प्लेटो का। तो आखिर प्लेटो होता क्या है? सिंपल टर्म्स में ये एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो अपने आसपास की जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है। इसकी सबसे खास बात है इसका टॉप सरफेस, जो ज्यादातर बिल्कुल फ्लैट होता है, एकदम टेबल जैसा, और इसके किनारे यानी साइड्स काफी स्टीप होते हैं, एकदम सीधी ढलान। ओके, तो अब जब हम समझ गए हैं कि प्लेटो क्या होता है, चलिए दुनिया के कुछ सबसे मशहूर और विशाल प्लेटोस से मिलते हैं। ये सच में धरती के टाइटन्स हैं। सबसे पहले द वन एंड ओनली टिबेटन प्लेटो। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेटो है, और इसकी इसी इनक्रेडिबल ऊंचाई की वजह से इसे एक बहुत ही कूल निकनेम मिला है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की छत। कैन यू इवन गेस इसकी एवरेज हाइट कितनी है? ये है 4500 मीटर्स। जी हाँ, 4500 मीटर्स। इतना ऊंचा है ये कि इसे सच में दुनिया की छत कहना बिल्कुल परफेक्ट लगता है। और पता है, ये सिर्फ ऊंचाई नहीं है, ये बहुत बहुत विशाल भी है। इसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर्स। अब इसको आसानी से समझने के लिए सोचिए, ये इंडिया में आपसे कोई कहे कि चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक ट्रैवल करो, उतनी दूरी के बराबर है। माइंड ब्लोइंग राइट? चलिए अब आते हैं अपने देश इंडिया में। यहां है हमारा डेक्कन प्लेटो, जो सेंट्रल और साउथ इंडिया में फैला हुआ है। और ये कोई मामूली प्लेटो नहीं है, ये दुनिया के सबसे पुराने यानी ओल्डेस्ट प्लेटोज में से एक माना जाता है। इसके बनने की कहानी भी काफी फैसिनेटिंग है। लाखों साल पहले यहां पर मैसिव वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, जमीन से गर्म लावा निकला और एक बहुत बड़े एरिया में फैलता गया, लेयर बाय लेयर। जब ये लाखों सालों में ठंडा हुआ तो इसने ये विशाल फ्लैट टॉप्ड प्लेटो बना दिया। और एक वाव फैक्ट यह है कि ये वोल्केनिक एक्टिविटी ठीक उसी दौरान हुई थी जब डायनासोर्स धरती से खत्म हो रहे। लेकिन प्लेटोज की कहानी सिर्फ उनकी ऊंचाई या साइज पर खत्म नहीं होती, ये तो धरती के असली ट्रेजर चेस्ट्स हैं। आइए देखते हैं इनके अंदर क्या खजाना छुपा है। प्लेटोज को अक्सर स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का भंडार कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जमीन के नीचे अनमोल मिनरल्स छुपे होते हैं, और यही वजह है कि इन इलाकों में माइनिंग एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और वहीं हमारे इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटो है, वहां लोहा, कोयला और मैंगनीज जैसे जरूरी मिनरल्स का भंडार है। ये जो छोटा नागपुर प्लेटो है ना, ये इंडिया का मिनरल हार्टलैंड है, लिटरली। यहां पर आयरन के इतने ह्यूज रिजर्व्स हैं, कोल के रिच डिपॉजिट्स हैं, और मैंगनीज भी काफी बड़ी मात्रा में मिलता है। ये सब इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आधार हैं। अच्छा, एक सवाल, क्या प्लेटोज खेती के लिए अच्छे हैं? वेल, ज्यादातर प्लेटोज की मिट्टी रॉकी यानी पथरीली होती है, जो खेती के लिए उतनी फर्टाइल नहीं होती। लेकिन जो प्लेटोज लावा से बने हैं, जैसे हमारा डेक्कन प्लेटो, वहां कहानी बिल्कुल अलग है। वहां रिच ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो फार्मिंग के लिए एक्सीलेंट मानी जाती है, खासकर कॉटन के लिए। मिनरल्स और खेती के अलावा प्लेटोज हमें कुछ ब्रेथ टेकिंग नेचुरल नजारे भी देते हैं। इनकी ऊंचाई और कठोर जमीन की वजह से जब नदियां इनके किनारे से गिरती हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स बनाती हैं। एक शानदार एग्जाम्पल है हुंड्रू फॉल्स। ये छोटा नागपुर प्लेटो में सुवर्णरेखा रिवर पर बना है। सोचिए, वही प्लेटो जो अपने मिनरल्स के लिए जाना जाता है, वहां प्रकृति का ये सुंदर नजारा भी है। इंडिया में एक और बहुत फेमस वाटरफॉल है जोग फॉल्स। ये वेस्टर्न घाट्स के प्लेटो रीजन में शरावती रिवर पर स्थित है और इसकी खूबसूरती देखने लायक है। और अब देखिए प्रकृति का एक और अद्भुत करिश्मा, नोह कालिकाई फॉल्स। ये मेघालय के चेरापूंजी प्लेटो में है, वही जगह जो अपनी जबरदस्त बारिश के लिए जानी जाती है। और इसकी ऊंचाई पूरे 340 मीटर्स। दैट्स मैसिव। जस्ट इमेजिन कीजिए, पानी इतनी ऊंचाई से एक साथ नीचे गिरता है। ये एक ऐसा नजारा है जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। हमारा अगला टॉपिक है प्लेन्स। तो चलिए देखते हैं कि आज इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये प्लेन्स होते क्या हैं। फिर हम उस जादुई प्रोसेस को देखेंगे जिससे नदियां इस जमीन को इतना उपजाऊ बना देती हैं। उसके बाद हम खास तौर पर इंडिया के ग्रेट गैंजेटिक प्लेन की बात करेंगे और देखेंगे कि वहां लोगों की लाइफ, काम और कल्चर कैसा है। और आखिर में हम इन प्लेन्स के फ्यूचर पर एक नजर डालेंगे कि आगे क्या चैलेंजेस हैं। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं एक बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर ये प्लेन होता क्या है? ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन हमारे प्लैनेट के लिए ये लैंडफॉर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे समझिए, प्लेन्स मतलब जमीन का एक बहुत बड़ा दूर दूर तक फैला हुआ इलाका, जो या तो बिल्कुल फ्लैट है या फिर उसमें हल्की हल्की लहरें हैं।
यहाँ आपको बड़े बड़े पहाड़ या गहरी घाटियां नहीं मिलेंगी और आमतौर पर इनकी ऊंचाई समुद्र तल से यानी सी लेवल से 300 मीटर से ज्यादा नहीं होती। अब आप सोचेंगे कि ये सी लेवल क्या है? बिल्कुल सिंपल है। ये एक तरह से जमीन की ऊंचाई नापने का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक जीरो पॉइंट। जैसे आप स्केल पर 0 से गिनती शुरू करते हैं, वैसे ही हम जमीन की ऊंचाई समुद्र की एवरेज हाइट से नापते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि प्लेन्स क्या होते हैं, पर अब असली सवाल आता है, ये इतने उपजाऊ, इतने फर्टाइल बनते कैसे हैं? इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का नेचुरल प्रोसेस है जो लाखों सालों से चला आ रहा है। इस पूरी कहानी का हीरो है सेडिमेंट्स। सोचिए, जब नदियां तेजी से पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो वो अपने साथ पत्थर, रेत और मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े भी बहाकर ले आती हैं। इन्हीं टुकड़ों को हम सेडिमेंट्स कहते हैं और यही प्लेन्स की उपजाऊ शक्ति का राज है। और ये पूरा प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। देखो, पहला स्टेप है कलेक्शन। नदी पहाड़ों से सेडिमेंट्स इकट्ठा करती हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। नदी इन सेडिमेंट्स को अपने साथ नीचे मैदानी इलाकों तक ले आती है। और आखिर में डिपोजिशन। जब नदी फ्लैट जमीन पर आकर धीमी हो जाती है तो वो इन सारे सेडिमेंट्स को वहां जमा कर देती। और इस डिपोजिशन प्रोसेस का नतीजा एक नेचुरल वंडर जिसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। ये वो जमीन है जहां नदी ने उपजाऊ मिट्टी की एक मोटी परत बिछा दी है। इसीलिए ये जमीन खेती बाड़ी के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सोने की खान है। यहां हर तरह की फसल आसानी से उगाई जा सकती है। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीधा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। बात करते हैं एक ऐसे प्लेन की जो हमारे देश की लाइफलाइन है, द ग्रेट गैंजेटिक प्लेन। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह दुनिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। ये नंबर देखिए, 40 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोच के देखिए ये नंबर क्या है। ये 40 करोड़ लोग हैं जो इंडिया के गंगेटिक प्लेन में रहते हैं। पता है इसका मतलब क्या है? हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 1/4 यानी 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ इस एक प्लेन में रहता है। ये सच में हैरान करने वाली बात है। तो ये तो आप अब गैस कर ही सकते हैं कि यहाँ के लोगों का मेन काम क्या होगा। इतनी उपजाऊ जमीन और इतनी बड़ी नदी के होते हुए यहाँ के लोगों के मेन ऑक्यूपेशंस सीधे इन्हीं से जुड़े हैं। एक तो है नदी में मछली पकड़ना यानी रिवर फिशिंग, और सबसे जरूरी खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर। और यहाँ खेती भी क्या कमाल की होती है। ये प्लेन एक तरह से इंडिया का फूड बॉल है। यहाँ चावल, गेहूं, मक्का जैसी जरूरी फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो करोड़ों लोगों का पेट भरती हैं। साथ ही कॉटन और जूट जैसे फाइबर क्रॉप्स भी जो हमारी कपड़ा इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। अब जब हमने गंजेटिक प्लेन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ ली है तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखते हैं कि इन प्लेन्स ने सिर्फ हमारी रोजी रोटी को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी हिस्ट्री और कल्चर को कैसे शेप किया है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, दुनिया की सबसे पहली और महान सभ्यताएं यानी सिविलाइजेशंस कहां बनी? वो हजारों साल पहले ऐसी ही उपजाऊ नदियों के किनारे प्लेन्स में ही बसी थीं। और ये पैटर्न आज भी जारी है। आज भी दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्लेन्स में ही रहती है। सोच के देखिए, उस जमाने में जब सड़कें और ट्रेन्स नहीं थीं, तब ये नदियां ही आने जाने का मेन रास्ता थी। नेचुरल हाईवेज, आसान भाषा में। इन पर बोट चलाना आसान था, इसलिए बिजनेस और ट्रैवल दोनों के लिए ये बेस्ट थी। और ये आज भी सच है। गंगा में आज भी आपको बोट्स चलती हुई मिलेंगी। लेकिन बात से बिजनेस या ट्रांसपोर्ट की नहीं है। इन नदियों से लोगों का एक बहुत गहरा आत्मिक रिश्ता भी है। कई समुदायों में नदी जहां से शुरू होती है यानी उसका सोर्स, और जहां वो दूसरी नदियों से मिलती है, उस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ कॉन्फ्लुएंस, जिसे हम संगम भी कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा नदियां आकर मिलती है। इंडिया में ऐसी जगहों की बहुत ज्यादा धार्मिक मान्यता है। यहाँ पर कई बड़े बड़े त्योहार और पूजा पाठ किए जाते हैं। हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? तो अब तक तो हमने प्लेन्स की सारी अच्छी बातें की, पर अब वक्त है उस कहानी के दूसरे पहलू को देखने का। आइए देखते हैं कि आज इन जरूरी इलाकों के सामने, खासकर गंजेटिक प्लेन के सामने, क्या बड़े बड़े मॉडर्न चैलेंजेस खड़े हैं। पहले और अब की खेती में एक बहुत बड़ा फर्क आया है पानी को लेकर। पहले किसान ज्यादातर बारिश के पानी पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब मॉडर्न खेती में इरिगेशन का इस्तेमाल होता है। यानी पानी या तो नहरों से, केनाल से लाया जाता है या फिर जमीन के नीचे से, ग्राउंड वाटर से पंप किया जाता है। इरिगेशन के फायदे और नुकसान दोनों हैं। एक तरफ, जैसा आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बूम बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ रही है।
दूसरा बार देखिए, वो दिखाता है कि ग्राउंड वाटर लेवल यानी जमीन के नीचे पानी का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। तो मोटा मोटा देखें तो गांजेटिक प्लेन के सामने आज 3 बड़े दुश्मन खड़े हैं। पहला, ग्राउंड वाटर का तेजी से खत्म होना, दूसरा, बढ़ती हुई पॉपुलेशन का प्रेशर, और तीसरा, पोल्यूशन, जो पानी और जमीन दोनों को खराब कर रहा है। हमारा अगला टॉपिक है डेजर्ट्स, द स्पिरिट ऑफ एडेप्टेशन। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर डेजर्ट होता क्या है। What makes it such a unique part of our planet? So a desert, yani Registan, is basically a massive, dry area of land. The number one thing that defines it is very little precipitation, मतलब बारिश ना के बराबर होती है। और इसी वजह से वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स यानी फ्लोरा और फौना बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक होते हैं। और जब हम कहते हैं वेरी लिटिल रेन, तो इसका एक एक्चुअल मेजरमेंट है। एक एरिया को ऑफिशियली तभी डेजर्ट माना जाता है जब वहां साल में 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश हो। यही है इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन। आप देखो, जब भी कोई डेजर्ट बोलता है तो दिमाग में क्या आता है? गरम रेत, तेज धूप, राइट? बट आर ऑल डेजर्ट्स हॉट? सच तो यह है कि ड्राइनेस के 2 बिल्कुल अलग चेहरे होते हैं। डेजर्ट्स 2 तरह के होते हैं। एक तरफ है हॉट डेजर्ट्स जहां टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और दूसरी तरफ है कोल्ड डेजर्ट्स जहां सब कुछ ठंड से जम जाता है। दोनों में कॉमन चीज है पानी की कमी, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस वो जमीन आसमान का है। हॉट डेजर्ट्स के कुछ फेमस एग्जांपल्स तो आपने सुने ही होंगे, जैसे अफ्रीका का सहारा डेजर्ट और ऑफ कोर्स अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में थार डेजर्ट। सहारा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। ये इतना बड़ा है, करीब 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ, कि ये अफ्रीका की 11 कंट्रीज को कवर करता है। अमेजिंग है ना? अब आते हैं कोल्ड डेजर्ट्स पर। इसके एग्जांपल्स हैं एशिया का गोबी डेजर्ट, और अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, पूरा का पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। यस, दैट्स राइट, बर्फ से ढका अंटार्कटिका भी एक डेजर्ट है। अंटार्कटिका तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट ही नहीं, बल्कि ओवरऑल धरती का सबसे बड़ा डेजर्ट है। हॉट या कोल्ड, सबसे बड़ा। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, दुनिया का लगभग 90% फ्रेश वाटर वहां आइस के फॉर्म में लॉक्ड है। इमेजिन दैट, एक डेजर्ट जहां पानी ही पानी है, बस फ्रोज। तो अब तक हमने ज्योग्राफी की बात की, चलो अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इन मुश्किल जगहों को अपना घर बनाया है। और इसके लिए हम चलते हैं अपने थार डेजर्ट, जो इंसानी हिम्मत की एक जिंदा मिसाल है। ये लाइन इस पूरी कहानी का कोर है। इतनी टफ कंडीशंस के बावजूद इंसानों ने डेजर्ट्स में जीना सीख लिया है। वो वहां सिर्फ सरवाइव नहीं करते, बल्कि एक पूरी की पूरी कल्चर को जन्म देते हैं। ये ह्यूमन स्पिरिट की सबसे बड़ी जीत है। और ये रहा मैप पर हमारा थार डेजर्ट। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में फैला हुआ है। थार में रहने वाली कम्युनिटीज ने जीने के अपने ही अनोखे तरीके ढूंढ लिए हैं। उनका कल्चर बहुत रिच है। वहां के लोकगीत, उनकी कहानियां, ये सब उस डेजर्ट की लाइफ से जुड़ी हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ती रहती हैं। यहां लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं, सेलिब्रेशन भी है। और ये सब कुछ हमें कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से तक ले आता है, रेजिलियंस। ये वो शक्ति है जिसे हम इंसानों का असली सुपर पावर कह सकते हैं। सोचो, इंसान ने हर तरह की जमीन को अपना घर बना लिया है, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों, घने जंगल या सूखे रेगिस्तान। ये हमारी एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर ये रेजिलियंस है क्या? सिंपल वर्ड्स में, ये मुश्किलों का सामना करने की ताकत है, उनके हिसाब से खुद को बदलना या उन पर जीत हासिल करना। डेजर्ट हमें यही सिखाता है कि जिंदगी पानी से नहीं, हिम्मत से चलती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और इस चैप्टर से जुड़े कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।